बेगुंकोड़ो ऐसा स्थान था जिसे समय ने मानो भुला दिया था। एक छोटा सा गांव जो घने जंगलों से घिरा हुआ था और जंग लगे पुराने रेल की पटरियों से कटा हुआ था, जो अब काई और घास से ढक चुकी थी। पटरियां जंगली बेलों में उलझ गई थी। लकड़ी के स्लीपर सड़ चुके थे और धातु के लंबे लंबे टुकड़े धूसर रंग के आसमान के नीचे टेढ़े मेढ़े फैले हुए थे। बेगुंकोड़ो का आकाश हमेशा भारी बादलों से ढका रहता था। सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी, और जब पहुंचती भी थी तो एक उदास पीली रोशनी की तरह, जो जीवन से ज्यादा मृत्यु का आभास कराती थी। गांव के लोग कम बोलते थे, और जब बोलते थे तो दबे शब्दों में बोलते थे। उनकी निगाहें जमीन पर गड़ी रहती थी, और उनके घर एक दूसरे से इतने सटे हुए थे जैसे वे खुद को किसी अनदेखे खतरे से बचाने के लिए पास पास बने हों। कोई उत्सव नहीं होता था, कोई सैलानी नहीं आते थे, बस हवा में फुसफुसाहटें थी। पुराने लकड़ी के दरवाजे जो हर झोंके पर चरमराते थे, और उन रातों में जब चांद बादलों के पीछे छुपा रहता था, कुछ ऐसा जो पशुओं को चुप कर देता था और बूढ़ों को दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देने पर मजबूर कर देता था। एक कहानी थी जो खुलकर कोई नहीं सुनाता था, लेकिन हर जगह मौजूद थी। एक दुर्घटना की कहानी, एक ट्रेन की जो कभी यहां से गुजरी थी। आज से 100 साल पहले एक यात्री ट्रेन जो राजधानी से आंतरिक प्रदेश की ओर जा रही थी, बिना किसी चेतावनी के एक सीधी पटरी पर पटरी से उतर गई। ट्रेन के डिब्बे जंगल में बिखर गए। शव कई दिनों तक पाए गए। कई इतने विकृत थे कि उनकी पहचान असंभव थी। कुछ ने कहा कि मृतकों की संख्या यात्रियों से ज्यादा थी, लेकिन किसी ने आधिकारिक तौर पर गिनती करने की हिम्मत नहीं की। उस दुर्घटना के बाद पटरियों को छोड़ दिया गया। समय के साथ पटरियां टूट गईं, पेड़ों ने उन्हें निगल लिया, लेकिन कहानी गायब नहीं हुई। गांव वालों का कहना था कि हर रात ठीक आधी रात को वे फिर से ट्रेन की आवाजें सुनते थे। सीटी की गूंज, पटरियों पर पहियों की चरमराहट, यहां तक कि कुछ ने धुंध में धुंधले रोशनियों को देखा जो पुराने मार्ग का अनुसरण करती थी। लेकिन जब उनसे पूछा जाता तो वे चुप हो जाते, अपनी उंगलियां मोड़कर प्रार्थना करते और किसी भी तरह से विषय बदल देते। बेगुंकोड़ो के लिए भूतिया ट्रेन एक शाप थी, एक याद दिलाने वाली कि कुछ त्रासदियां इतनी गहरी होती है कि वे समय से परे जीवित रहती है। लेकिन रवि उस गांव के लोगों जैसा नहीं था। उसने बचपन से भूतों की कहानियां रेडियो पर, किताबों में, वेबसाइटों पर सुनी थी, और हर बार उसने यह तय कर लिया था कि हर कहानी के पीछे कोई न कोई तर्क जरूर होता है। लोगों को वही दिखाई देता है जो वे देखना चाहते हैं। यही सोचकर वह बेगुंकोड़ो आया था। उसकी गर्दन पर कैमरा टंगा था, पीठ पर बैग, और आंखों में खोज की जिज्ञासा। यात्रा कठिन थी, उबड़ खाबड़ सड़कों से गुजरती हुई, गायब हो चुकी साइनबोर्ड्स के बीच से। और जब वह पहुंचा तो गांव वालों ने उसे स्वागत के बजाय संदेह की निगाहों से देखा। दरवाजे उसके सामने बंद कर लिए गए। कुछ बुजुर्गों ने उसे देखकर मंत्र बुदबुदाए, लेकिन रवि जानता था कि वह सही जगह पर है। जहां डर होता है वहीं कहीं सच छुपा होता है। एक बारिश भरी दोपहर, वह गांव के इकलौते पुराने सराय के बरामदे में बैठा एक बुजुर्ग से मिला, जिसने कांपती आवाज में चेतावनी दी था, रात को ट्रैक के पास मत जाना। ट्रेन अब भी चलती है, और वह उन लोगों को अपने साथ ले जाती है जो वहां खड़े होते हैं। रवि ने यह चेतावनी मुस्कुराते हुए नोट कर ली और तय कर लिया कि आज रात वह अपना डेरा ट्रैक के पास डालेगा। उसके पास कैमरा था, रिकॉर्डर था, और एक विश्वास था कि वह अंततः इस मिथक का भंडाफोड़ करेगा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। यह सब केवल एक सामूहिक वहम था, हवा की कंपन थी, या फिर पुराने समय की गूंज जो लोगों के दिमाग में जिंदा हो गई थी। लेकिन रवि नहीं जानता था कि बेगुंकोड़ो की भूतिया ट्रेन केवल एक कहानी नहीं थी, केवल एक चेतावनी नहीं थी। वह एक जीवित चीज थी, इंतजार करती हुई, जो उन मूर्खों का शिकार करती थी जो उसके अस्तित्व पर शक करते थे। और उस रात जब बारिश की बूंदें सूखी जमीन पर गिरने लगी, रवि अपनी टॉर्च सेट कर रहा था। उसकी कैमरा ट्रिपॉड पर तैयार था, और उसकी हर सांस, हर कदम धीरे धीरे अज्ञात की ओर बढ़ रहे थे। रवि धीरे धीरे पुराने ट्रैक के किनारे चलते हुए बढ़ रहा था। उसकी पीठ पर भारी बैग था, और उसके कदमों की आवाज हाल ही में गिरी बारिश की कीचड़ में दब रही थी। जंगल रात में और भी घना लगता था।
हर पेड़ एक मुड़ी टुड़ी परछाई में बदल गया था। हर हवा का झोंका किसी छिपे खतरे की फुसफुसाहट जैसा प्रतीत होता था। उसने एक स्थान चुना जहां पुराने ट्रैकों की दो शाखाएं मिलती थीं। वहां अब भी एक टूटी फूटी रेलवे स्टेशन की इमारत के अवशेष बिखरे हुए थे। फर्श पर टूटे फर्नीचर के टुकड़े पड़े थे, खंभे झुके हुए थे, और एक जंग लगा पुराना घड़ी का चेहरा हमेशा के लिए एक समय पर रुका हुआ था। रवि ने सतर्कता से अपना छोटा कैंप सेट किया, कैमरा ट्राइपॉड पर लगाया। उसका लेंस धुंध से ढके ट्रैक की ओर ताना हुआ था। रिकॉर्डर को पास के झाड़ियों में छुपाया ताकि हर छोटी से छोटी आवाज रिकॉर्ड हो सके। उसने एक छोटी सी टॉर्च जलाई जिसकी कांपती रोशनी मिट्टी पर गोल घेरा बना रही थी। उसने घड़ी देखी, 11:30 बज रहे थे। उसके सीने में धड़कनें उत्तेजना और भय से एक साथ धड़क रही थी। हर टूटे पत्ते की आवाज तेज लगती थी। हर हिलती छाया में उसे कुछ अधिक गहरा दिखता था। वह खुद को तर्क से समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह बस थकान है या वातावरण का प्रभाव है, लेकिन बेगूकोड़ो का माहौल किसी भी तार्किक सोच का उपहास कर रहा था, जैसे इस भूमि ने किसी भी सरल व्याख्या को अस्वीकार कर दिया हो। जैसे ही वह अपने नोटबुक में कुछ लिखने बैठा, वातावरण ने अचानक करवट ली। हवा बंद हो गई, पेड़ स्थिर हो गए, जंगल की सरसराहट गायब हो गई थी, और जो बचा था वह एक ऐसा गहन सन्नाटा था जो त्वचा पर भारी दबाव जैसा महसूस हो रहा था। उसकी अपनी सांसें भी अब बहुत जोर से सुनाई दे रही थी। घड़ी ने 12 बजाए एक हल्के क्लिक के साथ रवि ने कैमरा रिकॉर्डिंग मोड पर सेट कर दिया। उसका रिकॉर्डर उस गहन चुप्पी को कैद कर रहा था। वो इंतजार कर रहा था। उसकी टॉर्च की मध्यम रोशनी जंग लगे ट्रैक पर झिलमिला रही थी, और फिर उसने महसूस किया। पहले महसूस किया, फिर सुना। एक हल्का कंपन, उसके पैरों के नीचे एक दूरस्थ गूंज, जैसे जमीन खुद कुछ बड़बड़ा रही हो। और फिर वह ध्वनि आई, एक लंबी कराहती हुई सीटी जो हवा में बह रही थी, एक ऐसी सीटी जिसे पहचानना असंभव नहीं था। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी नजर सामने टिक गई, जहां धुंध घनी हो रही थी, और वहां उस धुंध के बीच एक हल्की सी चमक दिखाई दी। पहले एक बिंदु, फिर एक फैली हुई चमक, और फिर एक आकृति, एक ट्रेन, या जो कुछ भी ट्रेन बची थी, ट्रैक पर रेंगती हुई बढ़ रही थी। उसकी इंजन पूरी तरह से जंग लगी हुई थी, बेलों से लिपटी हुई थी। उसके डिब्बे टूटे हुए थे, एक ओर झुके हुए, जैसे कोई मरा हुआ शरीर। रवि की आंखें चौड़ी हो गई। उसका शरीर जम गया। वह जानता था उसे भागना चाहिए, लेकिन वह हिला भी नहीं। उसकी तर्कशील मानसिकता अभी भी किसी व्याख्या की तलाश में थी। लेकिन जब उसने खिड़कियों के पीछे चेहरों को देखा, तो उसे समझ आ गया कि जो कुछ भी सामने था वह मानव समझ से परे था। खिड़कियों में से पीले फटे चेहरे झांक रहे थे। उनकी आंखें खाली थीं। उनकी खुली हुई मुंह या तो स्थायी चीख थे या विकृत मुस्कानें। ट्रेन बिना आवाज के आगे बढ़ रही थी। न पहियों की चरमराहट थी, न इंजन की घरघराहट, बस वही सीटी की कराहती गूंज थी। रवि का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी अपनी सुनवाई धुंधली पड़ने लगी थी। उसके हाथ बेकार होकर लटक गए थे। वह हिल भी नहीं पाया। जब ट्रेन उसके सामने से गुजरी, तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। एक ऐसी ठंडक जो सिर्फ तापमान की कमी नहीं थी, बल्कि जीवन की अनुपस्थिति थी। ट्रेन उसके शरीर के आर पार चली गई, और जैसे ही वह गुजरी, रवि को लगा कि उसके भीतर कुछ टूट गया है। एक अदृश्य दरार बन गई है। एक दरवाजा जो कभी नहीं खुलना चाहिए था, खुल गया है। ट्रेन के जाते ही सब कुछ फिर से चुप हो गया। लेकिन अब वह चुप्पी भारी थी, डरावनी थी। रवि के रिकॉर्डर ने सब कुछ कैद किया। उसकी हाँफती हुई सांसें, और फिर एक नई आवाज, एक धीमी घिनौनी हंसी जो हवा में गूंज रही थी। रवि उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर जवाब दे चुके थे। उसकी आंखों के कोने अंधेरे से भरते जा रहे थे, और चारों ओर की परछाइयां आगे बढ़ती आ रही थी। आखिरी बार उसने अपनी गिरती हुई कैमरा की झिलमिलाती हुई छवि देखी, जो टूटे हुए ट्रैक और चांदनी के धुंधले प्रकाश को कैद कर रही थी। और फिर कुछ और, एक आकृति जो जंगल से फिसलती हुई उसके पास आ रही थी, बिना पैरों को हिलाए, जैसे धुएं से बनी हो। और फिर सब कुछ अंधेरे में समा गया। सुबह की पहली किरणें बेगूकोड़ो पर उतर रही थीं। एक मोटी धुंध गांव को ढक रही थी। पहाड़ों के पीछे से सूरज अभी तक नहीं निकला था। लेकिन जो कुछ भी रात को हुआ था,
उसकी गूंज अब भी हवा में बसी हुई थी। गांव के कुछ साहसी लोग जिन्होंने दरवाजे खोलने की हिम्मत की, उन्होंने महसूस किया कि कुछ बदल गया था। हवा भारी थी, जमीन ठंडी थी, जैसे धरती ने कोई बहुत पुराना गहरा सांस लिया हो। पुराने रेलवे स्टेशन के पास जहां ट्रैक घास और काई में गुम हो चुके थे, एक भीगी हुई पीठ पैक पड़ी थी। उसके पास एक टूटा हुआ कैमरा पड़ा था। उसकी लेंस गिरी हुई थी और वह शून्य की ओर झुकी हुई थी। रवि कहीं भी नहीं था। कोई पैरों के निशान नहीं, कोई संघर्ष के चिन्ह नहीं। बस मिट्टी में कुछ असामान्य खरोंचें जो किसी की अंतिम हड़बड़ी का संकेत देती थी। गांव वाले धीरे धीरे इकट्ठा हुए, लेकिन कोई भी उस जगह के बहुत पास नहीं गया। वे सब जानते थे क्या हुआ था। बेगुंकोड़ो ने फिर से एक आत्मा खो दी थी। ट्रैक अब फिर से चुप थे, लेकिन यह चुप्पी डरावनी थी। गांव वालों के चेहरों पर चुपचाप डर था और उनकी आंखों में मौन प्रार्थना। गांव के इकलौते पुलिस वाले ने कैमरा उठाया और उसे अपने छोटे से थाने में ले गया। वहां उसने रिकॉर्डिंग देखी, तस्वीरें दिखा रही थी। कैसे रवि ने कैंप लगाया, कैसे उसने कैमरा सेट किया। फिर 12 बजते ही धुंध गहरी हुई और फिर कुछ और, जो मानव समझ से परे था। टूटी हुई ट्रेन जो धुंध से निकलती थी, उसके दरवाजों और खिड़कियों से झांकते विकृत चेहरे। वो दृश्य जिसने रात की नींद चुरा ली थी। रिकॉर्डिंग में आखिरी दृश्य था, ट्रेन के गुजरने का और रवि का चेहरा ठिठक कर जड़ हो जाना। फिर कैमरा गिरा, एक आकृति जंगल से सरकती हुई आई और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। रिपोर्ट में केवल एक पंक्ति लिखी गई थी, बिना किसी विस्तृत जांच के लापता व्यक्ति सबूत। नहीं, बेगुंकोड़ों के लोग समझते थे कि कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, कुछ कहानियां छेड़ी नहीं जानी चाहिए। वे अपने घरों में और भी गहरे बंद हो गए। अब दरवाजे सूर्यास्त से पहले ही बंद कर दिए जाते थे। खिड़कियों पर मोटी लकड़ियों की पट्टियां लगाई जाती थी और रात के समय चुपचाप प्रार्थनाएं की जाती थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि घटना के बाद कुछ नया हुआ। अब ट्रैक से सिर्फ सीटी की आवाज नहीं आती थी, अब वहां कदमों की आवाज भी गूंजती थी। हंसी की हल्की गूंज गांव के किनारों पर सुनी जाती थी और कुछ ने दावा किया कि धुंध के बीच एक ट्रेन को फिर से चलते देखा गया। लेकिन अब उसके अंतिम डिब्बे में एक नया चेहरा था। एक युवा लड़का आधुनिक कपड़ों में जो खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखें खाली थीं, उसकी मुस्कान जमी हुई थी। यह रवि था। अब वह उसी ट्रेन का हिस्सा था जिसे वह उजागर करने आया था। अब वह भी उसी अनंत यात्रा का एक यात्री था जो बेगुंकोड़ो के जंगलों और वीरानों से होकर गुजरती थी। वह अब चेतावनी बन गया था उन सभी के लिए जो इस गांव के प्राचीन भूतों और उनकी काली यादों को तुच्छ समझते थे। गांव चुपचाप अपने अस्तित्व में सिमट गया। लेकिन हर बार जब हवा में दूर से एक सीटी गूंजती थी और जब जंगल की परछाइयां ट्रैक के किनारे लहराती थी, तब लोग जानते थे कि भूतिया ट्रेन अब भी चलती है और उसकी गाड़ियों में अब एक नई आत्मा भी जुड़ गई है। बेगुंकोड़ो समय से भले ही छिपा हो, लेकिन वह कभी भुलाया नहीं गया।